নমস্কার। আপনারা জানেন বাংলা রাজ্য রাজনীতিতে এখন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সরগরম। প্রথমে যদি দেখেন আমফান পরবর্তী ত্রাণ নিয়ে, ত্রাণের দুর্নীতির অভিযোগ সেটা নিয়ে, তারপরে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো নিয়ে, একের পর এক করোনা রোগীর মৃত্যু হচ্ছে সেই নিয়ে। বর্তমানে নতুন যে ইস্যু তার সঙ্গে যোগ হয়েছে, হেমতাবাদের যে তৃণমূল বিধায়ক দেবেন্দ্রনাথ রায়, তার রহস্য মৃত্যু ঘিরে তুঙ্গে রাজনীতি। বিজেপির অভিযোগ তাকে খুন করা হয়েছে, তৃণমূল কংগ্রেস তাকে খুন করেছে। অপরদিকে তৃণমূল বলছে না, এটা শুধুমাত্র নিছক মৃত্যু এবং সে আত্মহত্যা করেছে। এর মধ্যে বিজেপি রাষ্ট্রপতির কাছে গিয়েছেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে গিয়েছেন, বিভিন্ন দাবি দাওয়া পেশ করেছেন। আমরা আজকে এই সব বিষয় নিয়ে আমি অরূপ কথা বলবো হচ্ছে বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক শ্রী কৈলাস বিজয়বর্গীজির সঙ্গে। আপনারা চেনেন কৈলাসজিকে, কৈলাসজি এখন পশ্চিমবঙ্গে ঘরে ঘরে নাম। কৈলাসজি नमस्कार। नमस्कार जी। दादा, आप पहले जो क्वेश्चंस है मैं पूछना चाहूंगा आपसे, आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग एक तरफ राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी को आपने बोला जो यहाँ पर असेंबली डिसॉल्व करने के लिए, और दूसरी तरफ आप होम मिनिस्टर को बोला सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए। आपकी 56 चाहते हैं यहाँ? देखिए, दोनों ही चाहते हैं। जब नौकरशाही का राजनीतिकरण हो और राजनीतिकरण के साथ साथ अपराधीकरण हो जाए तो उस सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं। और इसलिए वर्तमान में जिस तरीके से ममता जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में सरकार काम कर रही है, नौकरशाही काम कर रही है, वो निश्चित रूप से न सिर्फ राजनीतिकरण हो गया, उनका अपराधीकरण भी हो गया। अब पुलिस खुद गुंडों को संरक्षण देकर हत्या जैसे काम करवा रही है, यह बिल्कुल भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। इसलिए इस सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। और यदि इसी प्रकार यही अधिकारी आने वाले चुनाव कराएंगे तो चुनाव निष्पक्ष भी नहीं होंगे। और वहाँ यदि डेमोक्रेसी की स्थापना करना है तो बहुत ज़रूरी है कि वर्तमान सरकार अपदस्थ हो, राष्ट्रपति शासन लगे, तब कहीं जाकर वहाँ पर निष्पक्ष चुनाव हो सकते हैं। यह हमारी मान्यता है। दूसरा, इस आत्महत्या को इस्टेब्लिश करने के लिए ये अधिकारी कितना हल्का खेल खेलते हैं वह भी सामने आता है। क्योंकि जिस समय हत्या हुई और पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था, उसी वक्त वहाँ के एसपी सुजीत कुमार ने पहले ही कह दिया तो आत्महत्या दिखाई देती है। और बिल्कुल जैसे शोले फिल्म में सलीम जावेद ने स्टोरी लिखकर फिल्म को हिट करने की कोशिश की, उसी प्रकार इस फिल्म को भी एसपी और डीएम मिलकर सिर्फ सलीम जावेद की स्टोरी बनाकर और आत्महत्या एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। हमारा ऐसा कहना है कि ये पहली हत्या नहीं है। 105 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है हमारे। अनेक हत्या के कार्यकर्ताओं को अभी तक गिरफ्तार ही नहीं किया गया। इसी प्रकार पुरलिया में हुआ था। पुरलिया में तो फांसी पे लटकाने के बाद लिख दिया था ये भाजपा का आप काम करते हो इसलिए आपकी हत्या की गई। तो ये जो माओवादी तरीके से ममता जी हत्या कराकर, आतंक फैलाकर, धोस दपट देकर विपक्ष को कुचलना चाहती है, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कितना भी बलिदान देना होगा देंगे, पर हम प्रजातंत्र की स्थापना के लिए संघर्षरत हैं और वहाँ प्रजातंत्र की स्थापना करके मानेंगे। देखिए कैलाश जी, ये तो निश्चित है जे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन आप लोग जो डिमांड कर रहे हैं ये सरकार मानेगी नहीं। वो सरकार पहली भी आप दारीवीट भी जो हुआ था राकेश और तपोस के लेकर, वो भी आपका मांग था सीबीआई इंक्वायरी के लेकर, वो भी हुआ नहीं। अब आपको एक रूट है, आप अदालत में जाए, दूसरा कोई रूट भी नहीं है, चारा भी नहीं है। तो आपको क्या ये पॉलिटिकल मुद्दा बन के डराया जाएगी? क्या 356 लागू हो गया? आपको होम मिनिस्टर जी क्या बोला, राष्ट्रपति जी आपको तो क्या बोला कैलाश जी? देखिए, अभी हम होम मिनिस्टर को महामहिम राष्ट्रपति से यही कहा कि गवर्नर से आप रिपोर्ट मंगाइए और गवर्नर की रिपोर्ट पर आप एनालिसिस करिए, उसके बाद निर्णय लीजिए। क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर राजनीति, हत्या और विपक्ष को कुचलने की कोशिश की जा रही है, वहाँ पर प्रजातंत्र रह ही नहीं सकता और अभी है ही नहीं वहाँ प्रजातंत्र, मेरा तो ऐसा मानना है। और इसलिए यह सिर्फ पॉलिटिकल मांग नहीं है, ये महत्वपूर्ण मांग है। इस संदर्भ में गृह मंत्री जी ने कहा है कि मैं रिपोर्ट मंगवाऊंगा
और महामहिम राष्ट्रपति जी को भी हमने अवगत कराया है। जहां तक आपने कहा कि सरकार सीबीआई जांच की मांग को स्वीकार नहीं करेगी, तो हम कोर्ट में भी जा रहे हैं, हाई कोर्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट की 19 तारीख तक कभी कोई नया केस नहीं ले रही है, तो हम हमारी वकील ने कहा है कि हम 1-2 दिन के अंदर रिट लगाते हैं। आपने महामहिम राज्यपाल का जिक्र किया। मैंने देखा राज्यपाल सेवरल टाइम्स ने बोला यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, वो यहाँ पर बोला, वो दिल्ली पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो रिपोर्ट भी भेजा, बोले नथिंग न्यू इन इट। हम लोग उसका व्यू जानते हैं, ये यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, वो बार बार ये बोल चुके हैं, वो रिपोर्ट भी दे चुके हैं। एक्स्ट्रा क्या होगा कैलाश जी, इसके एक्स्ट्रा वो क्या देगा? वो तो बार बार यही बोल रहे हैं, वो ट्वीट भी कर रहे हैं, वो बोल भी रहे हैं वेस्ट बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, इसका उसका बयान तो है। एक्स्ट्रा क्या आएगा? यही तो देगा। जो भी रिपोर्ट दे, आखिर आखिर आपको लॉ एंड ऑर्डर तो स्थापित करना पड़ेगा ना। आपको डेमोक्रेसी बहुत जरूरी है कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर स्थापित हो। वहाँ इस प्रकार के कठपुतली अधिकारी जो कि गो तस्कर में लिप्त रहते हैं, जो कि अधिकारी लिप्त रहते हैं गो तस्करी में, अधिकारी लिप्त रहते हैं वहाँ पर फेक करेंसियों को बांग्लादेश से लाने के लिए अधिकारी वहाँ लिप्त हैं। और इस प्रकार अधिकारियों का, असामाजिक तत्वों का और पॉलिटिशियन का एक नेक्सस वहाँ पर काम कर रहा है, जो कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है वहाँ कि निष्पक्ष चुनाव के लिए यह सरकार अपदस्थ हो। और इस संबंध में से केंद्र सरकार निश्चित रूप से निर्णय लेगी, ऐसा हमें लगता है। अगर कैलाश जी, अगर सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन का बात हो, तो हम लोग देख रहे हैं बहुत दिन से वो सरदा और नड्डा का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अब तृणमूल बोल रहा है ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, कोट अनकोट पॉलिटिकल वेंडेटा है, कुछ भी नहीं है। जब चुनाव आते हैं बीजेपी ये मुद्दा उठाते हैं, कुछ भी नहीं है। आपको क्या कहना है सरदा नड्डा के इन्वेस्टिगेशन पर? वो तो बहुत दिन हो गए ना। देखिए, सीबीआई का जांच करने का अपना एक तरीका होता है, जब तक बहुत गहराई से जांच करती है। और मुझे विश्वास है कि जिस तरीके का यहाँ पर भ्रष्टाचार है, और विशेषकर चिटफंड कंपनी के माध्यम से गरीबों का करोड़ों रुपया ये लोग खा गए, करोड़ों रुपया। मुझे एक अधिकारी ने बताया, रिटायर्ड ऑफिसर ने, आईपीएस अधिकारी ने, कि लगभग उड़ीसा, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में 1000 करोड़ से ज़्यादा का चिटफंड घोटाला है। और इसमें मुख्यमंत्री से संबंधित लोग, वे अधिकारी जो कि इन सब चिटफंड कंपनियों का के माध्यम से पैसा लेते थे, उन सब अधिकारियों के हमारे पास वीडियो है, मंत्रियों के वीडियो, और वो हमने सब सीबीआई को दिए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सीबीआई जांच करेगी तो इसमें से बहुत सारे लोग जेल जाएंगे और मंत्री तो जाएंगे। कैलाश जी, दूसरा एक मुद्दा जो यहाँ पर उठ रहा है, तृणमूल जिसका बोल रहे हैं, जो आप लोग यूपी में हुआ, अभी तक इन्वेस्टिगेशन में है, जो आप लोग अगर 2021 में आप लोग आए कि आप भी वो एनकाउंटर करेंगे, जो उठ रहा है जो मुद्दा, आपकी वो लाइन पर ही जाएंगे, एनकाउंटर के लाइन पर? एनकाउंटर करना ये पुलिस का एक अंतिम हथियार होता है। यदि अपराधी इस स्तर की हरकत करे कि पुलिस को एनकाउंटर करना पड़े अपनी आत्मरक्षा के लिए, ये तो पुलिस की कार्रवाई, इसके ऊपर मैं कोई अभी टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। पर मैं इतना जरूर वादा करता हूँ कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो कानून का राज स्थापित होगा, गुंडों का राज समाप्त हो जाएगा, सिंडिकेट राज समाप्त हो जाएगा। वे सब लोग जो अपराधी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हैं, उनकी जगह जेल है, तो वो सारे जेल में रहेंगे। ये मैं आपको आपके माध्यम से पश्चिम बंगाल की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा। अभी आप सिंडिकेट के माध्यम से जो हफ्ता वसूली होती है, जो अतिरिक्त पैसा देना पड़ता है, वो सब बंद हो जाएगा। और आम नागरिक को लगेगा कि ये लॉ एंड ऑर्डर वाला प्रदेश है, यहाँ हम खुली हवा में सांस ले सकते हैं। वहाँ आप जैसे पत्रकार भी, जो कि ठीक तरीके से लिख नहीं पाते, ठीक तरीके से दिखा नहीं पाते, जो पत्रकार ठीक तरीके से लिखता है उसके अखबार से नौकरी गायब हो जाती है। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर पत्रकार है, वो कुछ दिखाना चाहता है, वो इलेक्ट्रॉनिक
मीडिया के खिलाफ कार्रवाई होती है। सारी बंगाल की जनता जानती है कि कुछ चैनल अभी बीच में बंद कर दिए गए थे। तो इस प्रकार डेमोक्रेसी की हत्या वहाँ हर दिन हो रही है। और हमारा जो मानना है कि इस देश में डेमोक्रेसी है, सारे देश के अंदर डेमोक्रेसी है, सारे देश के प्रदेशों में डेमोक्रेसी, पर पश्चिम बंगाल में डेमोक्रेसी नहीं, वहाँ तानाशाही है, वहाँ गुंडा राज है, वहाँ सिंडिकेट राज है, वहाँ विपक्ष को कुचला जाता है, वहाँ अब माओवादियों जैसे संगठन को संरक्षण दिया जा रहा है, जो कि बहुत चिंता की। दूसरी तरफ आप जब बोल रहा है गुंडा राज चल रहा है, जंगल राज चल रहा है, दूसरी तरफ तृणमूल का एलिगेशन है जब बीजेपी जो सब स्टेट पर रूल कर रहा है वहां पर चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है, और वो बोल रहा है कि पॉलिटिकल सिंपली पॉलिटिकल वेंडेटा है, वो पॉलिटिकल पावर के मिसयूज कर रहा है दूसरे हमारे वोट के जीतने के लिए वो सब टूल्स इस्तेमाल कर रहा है। आपको क्या बारे में इसका क्या बोलना है आपको? देखिए, ये तो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, ममता जी है, कुछ भी बोल सकती है, उनकी टीम जिनका दिमाग गिरवे रखा हुआ ममता जी के घर में, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य, जो कि हर मंत्री कहीं ना कहीं ऐसे काम में लिप्त है जो कि असंवैधानिक है। बहुत सारे मंत्री और मेरी जानकारी में है सब, इनके हमारे दस्तावेज है, हमने सब सीबीआई को दिए, हमने सब ईडी को दिए। ईडी के पास बहुत सारे दस्तावेज है, अनुपातहीन संपत्ति प्रॉपर्टी, हमने ममता जी के परिवार के लोगों की अनुपातहीन संपत्ति के कागजात भी ईडी को दिए हैं। तो हमें लगता है कि जैसे इन्वेस्टिगेशन चालू होगा, बहुत सारे लोग हैं जो जेल जाएंगे। और वो भले कुछ भी आरोप लगाए, उन्होंने तो इतने सारे हम पे केस लगा दिए कि बस। अर्जुन सिंह जी जब टीएमसी में थे, जब बहुत साधु आदमी थे, बीजेपी में आने के बाद गुंडे हो गए, लगभग 70-75 से ज़्यादा केस उनके ऊपर है। मुकुल दास सरकार के एक बहुत 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 बड़े व्यक्ति थे, संगठन में उन्होंने टीएमसी में खूब काम किया है। ममता जी को ममता जी बनाने में मुकुल दा का बहुत बड़ा हाथ था। जब तक वो टीएमसी में थे, जब तक वो भले आदमी थे, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में आए, उनके ऊपर 302 के मुकदमे लग गए, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे लग गए, लगभग 50 से ज़्यादा मुकदमे मुकुल दा के ऊपर लगे। तो ये तो टीएमसी में रहो तो आप बिल्कुल एकदम गंगा जी में बैठे हुए, आप वहाँ बैठकर कुछ भी कर सकते हो, और जैसे ही आप टीएमसी से बाहर आते हैं, या तो आपको हत्या हो जाएगी आपकी, या आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग जाएंगे, या आपके ऊपर बहुत सारे केस झूठे लाद दिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 1000 से ज़्यादा कार्यकर्ता एनडीपीएस जैसे कानून में बंद है जेलों के अंदर। तो ये तानाशाही, ये एक तरीके से डिक्टेटरशिप, ये एक तरीके से प्रजातंत्र की हत्या करना और सरकार चलाना, ये तो बर्दाश्त नहीं कर सकते हम। और इसके खिलाफ प्रजातांत्रिक तरीके से हम आंदोलन करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे और जनता को बताएंगे कि इस सरकार के बने रहने से बंगाल का कितना नुकसान हो रहा है, बंगाल के नौजवानों का कितना नुकसान हो रहा है, किस प्रकार की एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन समाप्त हो गया है बंगाल के अंदर। बंगाल में सबसे अच्छा एजुकेशन हुआ करता था एक समय में। आप देखिए वहाँ पर किस प्रकार की गुंडागिर्दी हो रही है, किस प्रकार की नियुक्ति हो रही है, पूरा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हो गया। तो बंगाल को यदि सोनार बंगाल बनाना है तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। और इसी बात पर कैलाश जी, दादा हम लोग जानते हैं जो शुरुआत हुआ था तब टाटा तो चले गए थे वहां पर, फिर आप लोग दावा कर रहे हैं आप आएंगे। अब अगर आप आए तो टाटा को फिर बुलाओगे सिंगूर पर? आपका क्या इरादा है? टाटा को फिर यहाँ पर इन्वेस्ट के लिए बुलाएंगे आप लोग? टाटा की बात नहीं कर रहे हैं हम। पश्चिमी बंगाल के नौजवानों को रोजगार दिलवाने के लिए एक औद्योगिक वातावरण बनाएंगे। हम देश नहीं दुनिया के इन्वेस्टर्स को बंगाल के अंदर लाएंगे, और जगह कोई सी भी हो सकती है, पर हम इस प्रकार जिस प्रकार सिंगूर में दादागिरी हुई थी वैसे दादागिरी नहीं करेंगे। पर वहाँ के लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए किस प्रकार का औद्योगिकरण करना है उसका पूरा हमारे पास ब्लूप्रिंट बना हुआ है। और अब सिर्फ टाटा नहीं, हम बहुत सारे उद्योगपति को लाएंगे और फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफडीआई भी यहाँ पर लाने की कोशिश करेंगे। दूसरे एक बात है, आप कोरोना के लेकर आप कैलाश जी देख सकते हैं तो जो बोल रहा है जो आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट, तो और भी हेल्प कर सकता है ना। आज दिल्ली और
सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक साथ मिलकर काम कर रहा है। यहाँ पर बीजेपी तरफ से फिर समालोचना ही हो रहा है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। और अगर स्टेट और सेंटर एक साथ करे तो मनुष्य का ही तो भला है ना, सबका ही तो भला है। सिंपली नेगेटिव कैंपेन तो कुछ भी नहीं काम हो रहा है ना कैलाश जी यहाँ पर। देखिए, ये सरकार का फेलियर। और आज ही मैंने एक ट्वीट किया, हमारे एक संघ के कार्यकर्ता ने जिस प्रकार की यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं में अव्यवस्था फैली उसका उदाहरण उन्होंने दिया है। और आज आप देखिएगा कि बहुत सारे कलकत्ता के अंदर हॉस्पिटल्स में ताले लग गए, इसलिए कि पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स हॉस्पिटल छोड़कर चले गए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पेशेंट को लिया नहीं जाता, यदि लेंगे तो कोविड की संख्या हमको ज़्यादा बताना पड़ेगी। लोग मरते जा रहे हैं, उनको चुपचाप अंतिम क्रिया करा दी जाती है, उसके बाद परिवार वालों को बताया जाता है। ऐसे बहुत सारे जानकारी हमें मिली और हमने सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के ध्यान में भी लाए। तो इतनी अमानवीय सरकार होगी कि यदि कोई कोविड-19 में हॉस्पिटलाइज है, उसके परिवार वालों को मिलने नहीं दिया गया, यदि उसकी डेथ हो गई, उसकी अंतिम क्रिया कर दी गई और परिवार वालों को 2 दिन बाद बताया, 3 दिन बाद बताया। ऐसी अराजक और अमानवीय सरकार तो हमने देश में क्या दुनिया में कहीं पर भी नहीं देखी। तो ये खुद दुर्भाग्य की बात है कि सरकार को जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रही है। और इसलिए जहाँ तक आपने कहा कि केंद्र सरकार ने तो पैसा दिया है कोविड-19 को के लिए, मरीजों के लिए पैसा दिया है, और उस पैसे का क्या हो रहा है। मैं आपके माध्यम से आरोप लगा रहा हूँ कि आप खरीदी की जांच करा लीजिए। कोविड-19 के नाम पर जो खरीदी हुई है वो कितने की है, वो कौन लोग हैं। तो मुख्यमंत्री जी के परिवार से जुड़े हुए वो लोग हैं जिन्होंने 1 रुपए की चीज 10 रुपए में सरकार को सप्लाई की। वो भी हमारे पास कागजात है, हम उसको भी जनता के सामने लाएंगे। तो जो सरकार बीमार व्यक्तियों के लिए खरीदे गए सामान में भ्रष्टाचार करती है, वो सरकार को बने रहने का कहाँ अधिकार है, कैसे रहेगी। और जनता की बद्दुआ भी उनको लगेगी। तो सिर्फ मेरा ऐसा मानना है कि डेमोक्रेसी में वोट के आधार पर सरकार गिरती है, पर जनता की बद्दुआ भी ममता जी और उनकी सरकार को लगेगी और वो सरकार बहुत जल्दी गिरेगी। मेरा कहना है कि आप लोग तो एलिगेशन कर रहे हैं, लेकिन एक सरकार सिर्फ एलिगेशन करेगी कि हेल्प भी करेगी आगे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। सेंटर का तो जिम्मेदारी है ना, सेंटर का तो वो करना चाहिए, जो स्टेट को सपोर्ट करना चाहिए। अब क्या जब अरविंद केजरीवाल को किया। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने केंद्र सरकार से आग्रह किया तो गृह मंत्री जी ने खुद वहां पर खुद वहाँ, यहाँ तक कि बीएसएफ की पूरी टीम लगी हुई है। 10,000 बेड भी हुआ वहां पर। तो आखिर मुख्यमंत्री जी की ओर से आग्रह किया गया तो केंद्र सरकार आई। अगर बंगाल में तो सेंट्रल सरकार अपनी टीम भेजती है तो 2 दिन तक तो गेस्ट हाउस में रहती है, उसको सहयोग प्रदान नहीं करते। इस प्रकार की हालत है वहाँ तो सेंट्रल टीम जब तूफान के बाद गई तो कोई मिलने नहीं गया उनसे और मना कर दिया, कोई अधिकारी उनके पास जाएगा नहीं। इस प्रकार ये कोई बांग्लादेश है क्या कि केंद्रीय एजेंसी आएगी आप उसको सहयोग प्रदान नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो अलगाववाद है, जिस प्रकार ममता जी का और केंद्र को असहयोग प्रदान करना, केंद्र तो चल रहा है, जो राज्य सहयोग मांग रहा है उसको सहयोग भी करेंगे। पर अब देखिए, मैं विषयांतर कर रहा हूँ, बंगाल के किसानों को किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपये प्रति वर्ष मिलना चाहिए। बंगाल की गवर्नमेंट यदि किसानों के नाम देती तो कम से कम 1 लाख करोड़ रुपया बंगाल के किसानों तक पहुंचता है। ये ममता जी के अहंकार के कारण नहीं पहुंचा। ममता जी को अहंकार इस बात का कि यदि मोदी जी का पैसा किसानों के पास पहुंच जाएगा तो मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ेगी। आज आयुष्मान योजना, आज कोविड-19 के माध्यम से सरकार गरीबों की मदद नहीं कर पा रही, लोग मर रहे हैं, सरकार उनके आंकड़े छिपा रही है। यदि आयुष्मान योजना की लागू की गई होती तो उन सब लोगों का इलाज होता,
बहुत सारी जानें बच जाती। तो ये जितनी कोविड-19 के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव के कारण लोग मरे हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ममता जी हैं, खुद वो हेल्थ मिनिस्टर है। तो मैं तो आरोप लगाता हूँ कि कोविड-19 में जितनी भी हत्याएं हो रही, मैं हत्या बोल रहा हूँ इसको, लोग मर नहीं रहे, सरकार की लापरवाही के कारण लोगों की जान जा रही है और सरकार हत्या कर रही है। तो ये हत्यारी सरकार है और इस सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं। कैलाश जी, मैं अगर अम्फन का बात करूं तो अम्फन होने के बाद तुरंत मोदी जी आए थे। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट का जो एलिगेशन है, इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट का जो मांग था वो मांग नहीं मिला। सिर्फ 1000 करोड़ उन्होंने दिया, एक टोकन। इसके बाद तो कुछ भी नहीं मिला। वो भी पॉलिटिक्स कर रहा है सेंट्रल, यही तो बोल रहा है यहाँ स्टेट गवर्नमेंट से। अरूप जी, 1000 करोड़ रुपया आपने किस प्रकार बंदरबाट की है? 4 मंजिला मकान वाले को मकान टूटने का पैसा दे दिया आपने 20,000 रुपये, और जिसका वास्तविक गरीब का मकान टूटा है वह वहाँ के प्रधान को पकड़ रहा है। आप ये पैसा कोई टीएमसी के कार्यकर्ताओं के लिए दिया था? 1000 करोड़ रुपया आप टीएमसी के कार्यकर्ताओं को बांट दे, चुनाव को ध्यान में रखते हुए पोलिंग बूथ वाइज बांटे। मतलब केंद्र सरकार पैसा दे रही है और टीएमसी कार्यालय से कार्यकर्ताओं की लिस्ट बनकर वो पैसा बटे टीएमसी के कार्यकर्ताओं को, और जिसने जो सफरर है, जिसका मकान टूटा है, जिसका आर्थिक रूप से नुकसान हुआ, उसके पास पैसा नहीं जाए। और यही कारण था कि वहाँ के टीएमसी के प्रधान को, टीएमसी के सरपंच को गांव की जनता ने घेर कर कान पकड़कर उठक बैठक लगवाई। देश के अंदर आपने कहीं सुना है कि गांव की जनता प्रधान को पकड़कर कान पकड़कर उठक बैठक लगवाए? ममता जी को ये कहना पड़े कि आप पैसा वापस लौटाए, बाय चेक एक फॉर्म भरवाया गया। मैंने तो दुनिया में कहीं नहीं देखा कि डेमोक्रेसी के अंदर मुख्यमंत्री है गए कार्यकर्ताओं को कि ये फॉर्म भरिए और जो आपने गलत पैसा लिया है वो लौटाइए। ये तो कहीं भी नहीं देखा। और यदि 1000 करोड़ का सदुपयोग कर दिया होता और वास्तव में उनके पास पहुंच जाता जो इसके अधिकारी हैं, तो सरकार और पैसा देती। पर सरकार की नीयत खराब है, वो केंद्र के पैसों का दुरुपयोग कर रही है और सिर्फ अपने अपने लोगों को वो पैसा बांट रही है। लेकिन उसका तो मांग था कैलाश जी, उसका तो मांग था नियर अबाउट 1 लाख करोड़। तो वो कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसके बाद, और सेंट्रल की कोई असिस्टेंस आएगा कि नहीं आएगा? रूप जी, जिस प्रकार से अधिकारियों ने 24 घंटे के अंदर 1 लाख करोड़ की डिमांड कर दी, बिना सर्वे किए, बिना क्षेत्र में गए, ये क्या केंद्र सरकार में जो पैसा है ये हराम का पैसा है क्या? जनता के टैक्स का पैसा, जनता का पैसा है। और ये कोई टीएमसी के कार्यकर्ताओं के लिए पैसा नहीं दिया जाता है, ये जनता के लिए पैसा दिया जाता है। ये भ्रष्ट अधिकारियों के लिए पैसा नहीं दिया गया। यह उन जो लोग हैं जो जो इस तूफान से पीड़ित हैं उन तक पैसा पहुंचने के लिए पैसा दिया था। पर यहाँ पर फिर कह रहा हूँ मैं, राजनीतिक दल, अधिकारी, गुंडों का नेक्सस काम कर रहा है और यह जो सुविधाएं गरीब आदमी को मिलना चाहिए वह सुविधा उन तक नहीं पहुंच रही है। मोदी जी ने 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज की सारे देश में घोषणा की, पंजाब पश्चिमी बंगाल में आज तक नहीं बटा है। तो ये जो अराजकता वहाँ पर फैल रही है और जो लोग वास्तव में इसके अधिकारी है उनके पास तक केंद्र की सहायता नहीं पहुंच रही है, तो वो सरकार किस मुंह से केंद्र से पैसा मांगी? जी, हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए। आज बंगाल के मजदूर सारे देश के अंदर थे। मैं ममता जी से पूछना चाहता हूँ, बंगाल में संपन्नता है तो वहाँ के लोग बाहर राज्यों में काम करने क्यों जा रहे हैं? आज बंगाल के सबसे ज्यादा मजदूर प्रवासी मजदूर, दुनिया में कहीं पर भी चले जाओ आपको बंगाल का मजदूर मिल जाएगा। तमिलनाडु, मैंने मजदूरों को निकाल के तमिलनाडु से, आंध्र से, तेलंगाना से, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से बंगाल में भिजवाए। बंगाल ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। तो मजदूरों को अपने परिवार से दूर होकर, क्योंकि आपके राज्य में रोजगार नहीं है तो रोजगार की तलाश में वो दूसरे राज्यों में गए। जब विपरीत परिस्थिति में उन्हें लाना था तो सरकार ने ट्रेन लाने की परमिशन नहीं दी। सरकार इतनी अमानवीय सरकार, इतनी गैरजवाबदार सरकार है कि अपने प्रदेश के मजदूर बाहर भूखे रहे।
उसकी उन्हें चिंता नहीं करना चाहिए? अमानवीय सरकार है, गैर जवाबदार सरकार है। मुख्यमंत्री ने कह दिया यदि कोरोना एक्सप्रेस है, मजदूर आएंगे तो हमारे बंगाल में कोरोना हो जाएगा। अरे भाई, उसकी भी एक व्यवस्था थी। हमने मध्य प्रदेश में, हमारे यहाँ से मजदूर बाहर थे गुजरात में, हमने उनको क्वारंटाइन किया। क्वारंटाइन करने के बाद उनको 15 दिन तक भोजन पानी सबकी व्यवस्था की और मेडिकल सुविधाएं दी हमने। बाकी राज्यों ने भी किया, बंगाल ने क्यों नहीं किया? गैर जवाबदार सरकार। तृणमूल का एलिगेशन है जो जो लॉकडाउन हुआ वो तो अनप्लान्ड था, और उसके ऊपर कोई किस्म की बात भी नहीं हुई। वो ट्रेन चला दिया, लोग घुसा दिया यहाँ पर। तो ये प्लान फुली कर रहा है बीजेपी, सिर्फ सिंपली पॉलिटिक्स है बीजेपी का। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नेशनल चैनल ने टीवी पे दिखाया, आप जैसे पत्रकारों ने लोगों को दिखाया है कि लॉकडाउन हुआ बंगाल के अंदर, पर अल्पसंख्यक एरिया में लॉकडाउन नहीं था। टीएमसी के कार्यकर्ताओं के लिए लॉकडाउन नहीं था, वो कहीं पर भी घूम सकते हैं। पर बीजेपी के सांसद यदि उस दौरान अपने क्षेत्र की जनता के हालचाल पूछने जाएं, अपने क्षेत्र की जनता के तूफान में जो उजड़े हैं लोग, उनको अन्न बांटने जाएं, वहां पर पुलिस उनको रोकती थी, वहां डीएम उनको जाने नहीं देता था, वहां पर सांसद को क्वारंटाइन कर दिया, घर के अंदर बंद कर दिया। ये हम सब ने देखा, आप जैसे पत्रकारों ने दिखाया है। बंगाल के अंदर एक जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की जनता से मिल नहीं सकता। विपरीत परिस्थिति में यदि वहां पर उसको सहायता की जरूरत है तो बीजेपी का सांसद उनको अनाज नहीं पहुंचा सकता, बीजेपी का सांसद उनको कपड़े नहीं पहुंचा सकता, बीजेपी का सांसद उनकी अगर मकान टूट गया तो उसको तारपोलिन नहीं दे सकता। हमारे ट्रक खरीद के, ट्रकों के माध्यम से हमने तारपोलिन मंगाई थी, हमें वापस करना पड़े, हमें बांटने नहीं दी गई। ये कोई जन सेवा हम करना चाहते हैं, हमें करने नहीं दी गई। टीएमसी के कार्यकर्ता कर सकते हैं। वहां पर लॉकडाउन है तो बाकी बंगाल में होगा, अल्पसंख्यक एरिया में नहीं होगा, क्योंकि उनका वहां त्योहार चल रहा है। अब वोट की राजनीति इस बीमारी में भी करेंगे। बंगाल में यदि कोविड-19 फैल रहा है और मौत हो रही है तो इसके लिए जिम्मेदार, मैं मौत नहीं मानता हूँ, ये हत्या की जिम्मेदार है ममता जी और उनकी सरकार पूरी तरीके से। उन्होंने बंगाल के लोगों की हत्या हो रही है। सारे देश के अंदर कोविड-19 में कंट्रोल हो रहा है, बंगाल में बढ़ता जा रहा है, अनकंट्रोल हो रहा है, रोज संख्या बढ़ती जा रही है। उसका कारण है कि ममता जी स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए न स्वास्थ्य की सेवाएं उन्होंने ठीक की, न लॉकडाउन का ईमानदारी से पालन किया। उन्होंने तूफान में भी राजनीति की है और कोविड-19 में भी राजनीति, ये बहुत शर्म की बात है। इलाज जी, मेरा अब दो प्रश्न है। पहले तो आपने बहुत दिन से दावा किया, और मोदी जी जब यहाँ पर आए थे चुनाव के प्रचार में तब भी दावा किया था, जो 30-30 विधायक उसके संपर्क में हैं। तो आप लोग भी बहुत दिन से बोल रहे हैं ये तृणमूल टूट जाएगा टूट जाएगा। कहाँ टूटा? तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बीजेपी से बहुत आदमी, जो बहुत वर्कर, वो भी छोड़कर तृणमूल में जा रहा है डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ क्यों हो रहा है? देखिए, ये तो सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है कि कार्यकर्ता टीएमसी में जा रहा है। वहाँ पर एक एजेंसी, उन्होंने पीआर एजेंसी जो 1000 करोड़ रुपए में उन्होंने चुनाव लड़ाने के लिए लगाई, वो एजेंसी इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर डिस्ट्रिक्ट में हजारों की संख्या में टीएमसी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, और आप आगे देखेंगे इतने सारे लोग आएंगे कि बस, बहुत सारे सांसद विधायक जिनका दम घुट रहा है टीएमसी में, पर इसी डर से कि पुलिस के बल पर या तो हत्या करा दी जाएगी या केस लाद दिए जाएंगे। जैसे मुकुलदा के ऊपर केस लादे हैं, अर्जुन सिंह जी के ऊपर। अर्जुन सिंह जी जैसे सांसद को लिख के देना पड़ रहा है लोकसभा अध्यक्ष को कि पश्चिम बंगाल में मेरी जान को खतरा है। आप देखिए, जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है, और हम अर्जुन सिंह जी सरी का धाकड़ व्यक्ति यदि वो कह रहा है कि मेरी जान को खतरा है, तो एक आम कार्यकर्ता, एक छोटा कार्यकर्ता, एक पंच, एक सीधा विधायक, एक सांसद, उसकी क्या दुर्दशा होगी? और इसलिए हमें तो वो फीडबैक दे रहा है, हमारे पास जानकारी कहाँ से मिल रही है? टीएमसी के कार्यकर्ता दे रहे हैं। ये देखिए कंट्रोल का सामान इसके घर में भरा है, ये देखिए कंट्रोल का सामान नहीं बच रहा है, ये इसने यहाँ पर इस जगह बेचा है, जो हमने सोशल मीडिया के माध्यम से उजागर किया। ये सब टीएमसी के लोग हमें बता रहे हैं, जो टीएमसी के अंदर है। तो टीएमसी की जो नीचे का कार्यकर्ता वो हमारे साथ है, और आप देखेंगे चुनाव में 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आएगी। आप आतंक के बल पर, आप हत्या कराकर
आप तलवार के बल पर, बम के बल पर, गोली के बल पर आप डेमोक्रेसी की स्थापना नहीं कर सकते। और अंदर ही अंदर बहुत आग लग रही है पश्चिम बंगाल के अंदर कि इस सरकार को अपदस्थ करना, और बहुत सारे सांसद, विधायक, मंत्री और टीएमसी के कार्यकर्ता जो कि इस डर से कि हम यदि बीजेपी में जाएंगे तो हम पर भी केस लगा दिए जाएंगे, आ नहीं रहे। पर राष्ट्रपति शासन जैसे लग गया कि सरकार जैसी अपदस्थ होगी, बहुत सारे लोग मंत्रियों सहित हमारी पार्टी में आएंगे। अब बोल रहे हैं राष्ट्रपति शासन जरूर लागू होगी। मेरा लास्ट प्रश्न है, जो हम लोग अभी देख रहे हैं, जो प्रचार भी चल रहा है, जो सौरभ गांगुली की बीजेपी में आएगा कि नहीं आएगा, सौरभ को लेकर तो बहुत वेस्ट बंगाल में चर्चा भी हो रहा है, क्या होगा आपको अब बताइए। हमने सौरभ जी से कोई बात भी नहीं की, और हमारे उनसे संबंध वैसे ही है जैसे एक देश के अच्छे खिलाड़ी के साथ होते हैं, एक आदरपूर्ण, क्योंकि उन्होंने देश को गौरवान्वित किया है और वो देश की एक शान है, और इसीलिए हमारे संबंध वैसे ही हैं। अभी हमने उनसे कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं की, और यदि वो आएंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और ये बात सही है कि सौरभ गांगुली का अपना सिर्फ बंगाली नहीं, सारे देश में एक मान है, सम्मान है, और वो अगर पार्टी से जुड़ते हैं तो पार्टी और ज़्यादा मजबूत होगी, ऐसा हमारा मानना है। और हमने इस बारे में कोई राजनीतिक चर्चा अभी तक नहीं की उनसे, और हमारे कोई राजनीतिक संबंध भी नहीं। कैलाश जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार कैलाश जी, नमस्कार। फिर मिलेंगे हम लोग।